बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसका थर्ड लेक्चर आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो प्रोसेस फ्रेमवर्क को देखा था, फिर प्रोसेस मॉडल्स देखे थे, फिर वाटरफॉल मॉडल को हमने सर्च किया था, फिर उसके बाद एजाइल मॉडल के रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी थी। तो आज जो है वो हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होती है, फिर उसकी स्केजुलिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ इनिशिएटिंग, प्लानिंग, executing, controlling and closing the work of a team to achieve the specific goals and meet specific success criteria at the specified time. The primary challenge of the project management is to achieve all the project goals within the given constraints. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास इनिशियलाइजेशन से लेकर आपका काम ख़त्म होने तक तमाम चीज़ें मैनेज करना आ जाती हैं। इसके अंदर आपने ये देखना होता है कि आपके पास जो आपने अपना गोल स्पेसिफाई किया हुआ है उसको अपने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो है वो अचीव कर लिया जाए। आपने जितनी भी अपनी अचीवमेंट्स करनी है वो विद इन अ टाइम आप जो है वो इसे अचीव कर सकें। इन तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट को हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। बात करें अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो भाई आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाते हुए आपके पास जितनी भी मैनेजमेंट्स आती हैं, जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, आया वो प्लानिंग की हैं, आया वो एग्जीक्यूशन की हैं, आया वो कोडिंग की हैं, जो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उनकी मैनेजमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाती है। ये आपको एक डायग्राम से समझ आ रही है कि पहले प्लानिंग की जाती है, फिर एग्जीक्यूशन होती है, फिर मॉनिटरिंग होती है, फिर उसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तरतीब के साथ चलती हैं। हम इसे फर्दर पढ़ते हैं जब हम इनके फेजेस को पढ़ेंगे कि किस किस फेज से गुजर के सारी मैनेजमेंट होती हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है। तो अगर हम इनके फेज़ की बात करें तो 5 फेजेस हमें नज़र आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, वही, उसके बाद फिर प्लानिंग की जाती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अगर हम बात करें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की तो एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में ही हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट क्लोजर। तो सबसे पहले हम तरतीब से पढ़ेंगे इन फेजेस को। हमारे पास सबसे पहले आ गया प्रोजेक्ट इनिशिएशन। अब इसमें क्या है कि आपने सबसे पहला फेज है ये, इसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी है उस फिजिबिलिटी को आपने मेजरमेंट करना है। फिजिबिलिटी यानी कि स्टडी करनी है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं इनिशियल वे पे ऊपर। और ये जो आपका पहला है ये इवेल्युएट भी जो है वो इन 2 चीज़ों के ऊपर होता है। एक आपकी जो बिजनेस केस डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपने पहले जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, उसके बाद जो आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी है कि आया ये जो प्रोजेक्ट है इसकी आइडेंटिफिकेशन में जो हमें समझ आ रही है कि आया जो हमने आइडेंटिफिकेशन की है अपने प्रोजेक्ट की, इज़ इट पॉसिबल, क्या हमारे लिए ये चीज़, इसका जो एस्टिमेटेड हम निकालते हैं कॉस्ट वगैरह, ये हमारे लिए इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये पॉसिबल है हमारा प्रोजेक्ट। हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, इज़ इट पॉसिबल कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो सके। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर देखा जाता है, यही फिजिबिलिटी स्टडी देखी जाती है। अगर तो ये फिजिबिलिटी स्टडी हमें समझ आती है कि हम ये कर सकते हैं, तो फिर जो है वो हम इसे परस्यू करते हैं आगे। अदरवाइज जो है वो हम इसकी डिसीजन जो है वो कैंसिल कर देते हैं। एक बंदा हमारे पास आता है, वो कहता है जी हमें प्रोजेक्ट चाहिए और 15 दिन के अंदर अंदर हमें ये प्रोजेक्ट करना है। वो प्रोजेक्ट जब हमारे सामने रखता है, हम इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि यार इस प्रोजेक्ट को तो हम जितनी जल्दी भी कर सके तो वो 1 मंथ से पहले कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम उसे कैंसिल करते हैं कि भाई नहीं,
आपने डिमांड किया 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करने की, तो हम जो है वो इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। अपनी पहली बिजनेस केस डॉक्यूमेंटेशन बनाने के बाद फिजिबिलिटी स्टडी देखना। जैसे हम देख लेते हैं, हमें समझ आ रही थी कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए पॉसिबल है करना, तो फिर हम नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हैं जो कि है प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होता है, वंस द प्रोजेक्ट रिसीव्स द ग्रीन लाइट, यानी कि आपको समझ आ गया, ग्रीन लाइट मिल गई, ग्रीन सिग्नल मिल गया कि ये प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं इतनी ड्यूरेशन के अंदर, इतनी कॉस्ट के अंदर, तो फिर आप क्या करते हैं, इट नीड्स अ सॉलिड प्लान टू गाइड द टीम एज वेल एज कीप देम ऑन टाइम ऑन एंड ऑन बजट। यानी कि फिर आप क्या करते हो, एक सॉलिड प्लान बनाते हो ताकि आप अपनी टीम को प्रॉपर तरीके के साथ गाइड कर सको। देखिए, आप पूरी टीम बनाते हैं ना, एक प्रोजेक्ट बनता है आपके पास, कोई फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, कोई बैक एंड पे काम कर रहा है, इस तरह डिफरेंट काम जो है वो आपने लोगों के लिए रखे होते हैं, अपनी टीम के लिए रखे होते हैं। तो फिर आप क्या करते हो, एक सॉलिड प्लान बनाते हो, उस सॉलिड प्लान को फिर आप कन्वे करते हो अपनी टीम मेंबर्स के साथ। उसके बाद फिर आप देखते हो कि आया ये जो है ये मेरे बजट को मीट भी करे, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग भी जो काम कंप्लीट हो जाए, इसके इस तरह से आप जो है वो अपना प्लान रेडी करते हो। अ वेल रिटन प्रोजेक्ट प्लान गिव्स गाइडेंस फॉर ऑब्टेनिंग रिसोर्सेज, एक्वायरिंग, फाइनेंसिंग एंड प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स मटेरियल्स। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि आपने जो है वो ऐसा प्लान बनाना है, एक वेल रिटन प्रोजेक्ट आपने जो है वो बनाने के लिए आपने क्या करना है, वो आपको सारी गाइडेंस देती है कि किस तरह से आपने रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करने हैं, आपने फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं वो किस तरह से अपनी पूरी करनी है, आपने जो आपके रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं वो आपको कहाँ कहाँ से जो है वो मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं वो अपनी प्लानिंग के अंदर रेडी कर लेते हैं। तो जब आप अपनी प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर आप अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आप जो है कोशिश करते हैं कि अपनी जितने भी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है उसे पूरा करने के लिए आप जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आप जो है वो कंप्लीट करना शुरू करें। इसके लिए आप जो है वो अपने जो आपके टीम मेंबर्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से आप गाइडेंस देते हैं कि आप अपने काम के ऊपर टोटली फोकस रखें। इस तरह फोकस करें कि आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर अंदर आप जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन कर लें, ताकि जो कस्टमर से आपने रिक्वायरमेंट्स ली थी उन रिक्वायरमेंट्स को अपने टाइम पे पूरा किया जा सके। अब ये अगर हम बात करें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की, और जो नेक्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कंबाइन हो सकता है। वो इस तरह से कि आपने जिस वक्त प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करनी है उसी टाइम पे आपने इसकी मॉनिटरिंग करते रहना है, इसे कंट्रोल करते रहना है कि आया ये जो मेरा प्रोजेक्ट प्लान मैंने बनाया हुआ था ये उसी तरीके के साथ एग्जीक्यूशन हो रही है। तो ये मॉनिटरिंग जो है वो आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो साथ साथ करते रहते हैं, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपकी जो प्रोग्रेस चल रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर, आया वो उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके के साथ इसकी प्लानिंग की गई थी। तो इस तरह से जो है ये फेज़ जो है वो मिक्सअप हो जाता है उसके साथ ही आपकी एग्जीक्यूशन के फेज़ के साथ। उसके बाद प्रोजेक्ट क्लोजर, इसमें क्या होता है कि आपने जब आपकी टीम ने प्रोजेक्ट को क्लोज कर लिया और फिनिश करके अपने कस्टमर तक पहुंचा दिया, फिर आपने उसे कम्युनिकेट किया, अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ जो है वो नई ऐड अप करने वाली है, तो आप जो है वो उसे ऐड अप करके उस प्रोडक्ट को जो है वो मज़ीद अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो दिस वाइटल स्टेप इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अलाउज द टीम टू evaluate and document the project and move on the next one using previous project mistakes and success to build strongest process and more successful teams। इस तरह से हमने देखा था कि learn from your mistake, आपने अपनी लर्न करना है, अपनी मिस्टेक से लर्न करना है कि आपके पास जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स के अंदर मिस्टेक्स हुई थी वो अब आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ नहीं लेकर जानी। आपने प्रीवियस प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो जिसमें हमने पढ़ा था एक इसकी एक्टिविटी में रीयूजेबिलिटी, जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो हमने इसकी एक एक्टिविटी में देखा था, इसकी करैक्टरिस्टिक्स में देखा था कि रीयूजेबिलिटी, कि पुराने प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करते हुए आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे। तो ये चीज़ें प्रोजेक्ट क्लोजर के अंदर आ जाती हैं कि आपने जो पुराना प्रोजेक्ट किया है उसी को लेकर आप जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ कैरी ऑन करेंगे और अपनी जो पुरानी मिस्टेक्स हैं उससे लर्न करेंगे, ताकि नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर आपके पास वो टाइम उस तरह से कंज्यूम ना हो जो हमने पुरानी मिस्टेक्स के अंदर कंज्यूम कर दिया था।
तो ये थी हमारे पास जो है वो जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है कि 5 फेजेस थे हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया वो है जी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या है कि आप प्रोडिक्शन करते हैं कि आपको कितना टाइम और कितनी फाइनेंशियल मनी जो है वो रिक्वायर है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की बात करें तो इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ साउंड एंड रिलायबल एस्टिमेशन। अगर हम एस्टिमेट लगाते ही नहीं है, अगर हमारे पास देखिए जब हम प्रोजेक्ट हमारे पास कोई लेकर आता है तो हमने एस्टिमेशन ही लगानी होती है कि इसमें ये चीज़ ये इस तरह से हो जाएगी, ये अंदाज़न इस हिसाब से हो जाएगी, ये अंदाज़न इस हिसाब से, अपने पूरा माइंड में हम एस्टिमेट बनाते हैं कि ये इस तरह से होंगी, इस टूल्स के लिए हमें इतनी जो है ना वो फाइनेंशियल हमें इतनी सपोर्ट चाहिए होगी, इसमें इतनी चाहिए होगी। तो हम उस तरह से पहले एस्टीमेट करते हैं अपने बजट को, अपनी जो पैसे आपके लगने हैं उनको आप, और उसके बाद आप अपना टाइम को देखते हैं कि ये मेरे पास इतने मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल इतनी देर में हो जाएगा। तो ये एस्टीमेट लगाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं, लेकिन एस्टिमेशन लगा कर आप जो है वो अपने कस्टमर को बताते हैं कि भाई ये इसमें इतना टाइम अंदाजन लग सकता है। लेकिन अगर आप एस्टिमेशन नहीं लगाते तो फिर आपके लिए अपने आगे जो पहला आप अपना कमिटमेंट करते हैं उसके ऊपर आपकी प्लानिंग करना, उसको प्लानिंग की कंट्रोल रखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, कि आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट उठाना है, जब इसके ऊपर वर्कआउट करना है तो पहले उसकी एस्टिमेशन कर लेनी है कि मुझे इसके लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर है और कितना टाइम जो है मुझे इसमें अंदाजन लग सकता है। फिर हम बात करते हैं जी कि हमारे पास जो है वो एक सेकंड, हाँ जी, नया टॉपिक हमारे पास जो आ जाता है वो आता है जी प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। कि प्रोजेक्ट स्केजुलिंग क्या है? प्रोजेक्ट स्केजुलिंग इज अ मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट व्हाट टास्क नीड to get done and which organizations resources will be allocated to complete those tasks in what time frame। आपने एक पूरा मैकेनिज्म बनाना होता है कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको जो है वो कौन कौन सी रिसोर्सेज रिक्वायर हैं, आपने जो है वो कितना टाइम फ्रेम, आपने किस तरह से किस जो है मॉड्यूल को कितना टाइम फ्रेम देना है, ताकि आप जो है वो इस जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपने टाइम बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप चल सकें। तो एक पूरा स्केजुलाइज करना, ठीक है जी, अपने एक प्रोजेक्ट को तरतीब दे देना, ये प्रोजेक्ट आपकी स्केजुलिंग आ जाती है। अ प्रोजेक्ट इज मेड अप ऑफ मैनी टास्क एंड ईच टास्क इज गिवन अ स्टार्ट एंड एंड डेट, सो इट कैन बी कंप्लीट ऑन अ टाइम। आप स्केजुलाइज कर देते हैं कि मेरे पास ये 5 मॉड्यूल्स हैं टोटल, मेरे पास जो है वो इस वक्त 15 दिन के अंदर मैंने कंप्लीट करना है। तो अगर मैं 3-3 मिनट दूँ, 3-3 दिन दूँ अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को, तो मेरा 15 दिन में कंप्लीट हो सकता है। कोई आपके पास आपको लगता है कि मेरे पास एक मॉड्यूल जो है वो 4 दिन में वर्कआउट हो सकता है, एक मॉड्यूल 2 दिन में वर्कआउट हो सकता है, इसका स्टार्ट डेट ये होगा, इसकी एंड डेट ये होगी, ठीक है जी, इस टास्क को मैं इस टाइम पे परफॉर्म करूंगा और इस टाइम पे मेरी एंडिंग हो जाएगी। तो ये सारा स्टार्टिंग एंडिंग टाइम अपना डिक्लेयर कर लेना, अपने टास्क का जो आपने डिवाइड किए हुए अपने टास्क को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये सारी क्या कहलाती है? प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। उसके बाद हम ये देखते हैं डायग्राम के थ्रू से कि हम क्या करते हैं, कैसे स्केड्यूल करते हैं, कि पहले अपनी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या डिपेंडेंसी आ रही हैं, उनको देखते हैं, फिर हम देखते हैं क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर हैं, फिर हम उनके अकॉर्डिंग जो है वो पीपल्स को एलोकेट करते हैं। उसके बाद जो है वो अपना हम एक प्रोजेक्ट चार्ट बना लेते हैं, ठीक है जी। तो ये एक स्केड्यूलिंग का प्रोसेस ने कहा इस तरह से चलता है। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है वो स्केजुलिंग हमने देखी तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं। अब वो कहता है कि हो सकता है जितने आपने बंदे इकट्ठे किए हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो आपके वर्किंग के लिए पूरे ना हो। आपको 7 बंदों की रिक्वायर है और आप 7 बंदे रिक्वायर है और आपने 6 बंदे हायर किए हुए हैं, तो आपसे वो जो स्केड्यूल आप बना रहे हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट को ना कर सके, ठीक है जी। और
हो सकता है कि अगर आपको जब बंदों की कमी आ गई है तो आपने को नया इसमें जो है वो ऐड करना है अपना प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए बंदा, तो क्या होगा, उसको फिर कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके स्केड्यूल को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी। इसके बाद कि कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने एक प्लान किया हुआ है और एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके सामने आ गई है कि या तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये मसला भी आ सकता है, तो वो भी आपके स्केड्यूल को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, तो ये 3 मेजर चीज़ें हम देख रहे थे कि जो स्केड्यूलिंग में आपको प्रॉब्लम कर सकती है, आपके स्केड्यूल को डिस्टर्ब कर सकती है। पहली चीज़ ये कि आपने जितने नंबर ऑफ पीपल्स इकट्ठे किए थे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो आपके लिए कम पड़ गए। फिर दूसरी बात ये कि जब वो कम पड़े हैं तो आपने कोई नया बंदा है उसमें ऐड किया है तो उसके साथ उस तरह से कम्युनिकेट नहीं हो सकी, आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग काम नहीं हो सकेगा। फिर तीसरी मसला क्या आती है कि कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ जाती है, कोई प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ जाती है, तो उससे क्या होता है, तब भी आपका स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह से हमने स्केड्यूल बनाया होता है कि जी हमने जो है वो एक काम कल के ऊपर रखा है, कल हमने बाहर से सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर आनी है अपने घर के लिए, तो एकदम क्या होता है, अचानक अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है कि बारिश आ जाती है। अब ये क्या हुआ, हमने हमारे प्लान में ये नहीं था, तो क्या हुआ, उसने हमारा स्केड्यूल जो सारे का सारा डिस्टर्ब कर दिया। तो इस तरह से ये चीज़ें आती हैं जो कि आपके स्केड्यूल के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जिस तरह से हमने बात किया था, ये हम जब अब देख रहे थे कि किस तरह से प्रोसेस चलता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि डिफरेंट किस्म के टास्क होते हैं, ठीक है जी, और उन टास्क को जो है वो आप ड्यूरेशन देते हैं उनका स्टार्टिंग एंडिंग टाइम, यानी कि आपने कहा कि मेरे पास एक टास्क है उसको मैं 8 दिन में कंप्लीट करूंगा, कोई टास्क उसको 15 दिन में कंप्लीट करूंगा, कोई 12 दिन में, अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसे दे देते हैं। और उसके बाद फिर देखते हैं कि ये टास्क किस किस के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। जिस तरह हमने कहा कि एक हमारे पास टास्क 1 था, उसमें हमें 8 दिन चाहिए थे, टास्क 2 था 15 दिन चाहिए थे, कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, लेकिन टास्क 3 में 15 दिन चाहिए थे लेकिन वो टास्क 1 पे डिपेंड कर रहा था। इस तरह टास्क 5 जो है वो टास्क 2 टास्क 4 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारा इस तरह से स्केड्यूल हमने देखा कि इस तरह से कोई एक्टिविटी होती है, उसे फिर हम उसका ड्यूरेशन देते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग टाइम कि इतने दिनों में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर देखते हैं कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये था हमारा जो आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ों को कवर अप किया था कि हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, हमारे पास जो है वो बात करें अगर हम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की, वो क्या चीज़ है, फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है वो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो उसका स्केजुलाइजेशन किस तरह से होती है, और उसको स्केजुलिंग करते हुए हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो क्या क्या फेस हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल हमारा आज कंप्लीट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और क्या रिस्क्स आ सकते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हुए। तो हम रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीटली स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।